हम्म केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जो थर्ड लॉ होता है वो किस तरीके से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करता है। थर्ड लॉ जो होता है कैसे कि एप्लीकेबल होता है ऑन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम्म तो देखो जरा, हमने जाना थर्ड लॉ क्या कहता है, व्हाट अ थर्ड लॉ स्टेट्स। थर्ड लॉ कहता है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। ऐसे फोर्स इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ। ठीक है। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा कि जब एक जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन लगती है वो हर ऑब्जेक्ट की तरफ लगती है और हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? हर
हम्म अब देखो वैल्यू, अभी तक हमने क्या क्या जाना, ऐसा हमें जाना कि मास और एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन क्या होता है। जो थर्ड लॉ जो था वो किस तरीके से रिलेट कर रहा था। फोर्स का फॉर्मूला होता है वो F इक्वल टू एम ए। अगर हम ऐसा करें कि मास को इधर ले जाएं और तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है एफ ए इक्वल टू एफ ऑन एम। और क्या पता चलता है इससे, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के। कैसा है, जो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के। अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा और मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। स्टोन के केस में हमने देखा जो नीचे की तरफ गिर रहा है उसमें मास कम है तो एक्सीलरेशन ज्यादा है, वहीं अर्थ के केस में मास ज्यादा है एक्सीलरेशन कम है। फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है, व्हाट आर कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल की कंडीशन वो कंडीशन होती है जब एक ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट से नीचे गिरता है और उसके गिरने में केवल और केवल ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रही हो और कोई दूसरी फोर्स ऐसी कंडीशन में उस पर एक्ट ना कर रही हो, तो ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल की स्टेट में है। इसके अलावा फ्री फॉल का एग्जांपल जैसे कि स्टोन को हम नीचे की तरफ फेंकते हैं, झरने से पानी आता है वो फ्री फॉल है। एंड जो पैराशूट ड्राइवर होते हैं या पैराशूट ड्राइवर होते हैं या जो सोल्जर्स होते हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, ये सब एग्जांपल किसके हैं, फ्री फॉल के एग्जांपल। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है अर्थ की या किसी और ऑब्जेक्ट की। हमने अर्थ के बारे में बोला लेकिन और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट इट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो कि सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ के सेंटर की तरफ उसे अट्रैक्ट कर रही है। वो फोर्स जिसने उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विद इन अ बॉडी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विद इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट इट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो कि उसे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, और दैट एक्सेलरेशन कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम डिनोट करते हैं जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट किया जाता है। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऐसा क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा F इक्वल टू ma है और F एक ही जगह में g रख दिया तो फोर्स का फॉर्मूला m इनटू g हो गया, m इनटू g हो गया। m की जगह g रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसकी यूनिट्स हैं वही यूनिट्स रहेंगी। जैसे फोर्स टू न्यूटन है, न्यूटन रहेगी। ऐसा जो ऐसा यूनिट न्यूटन नहीं बदलेगी। वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। जो डायमेंशंस हैं वो भी नहीं बदलेंगे, यूनिट्स हैं वो भी नहीं बदलेंगी, उसमें कोई चीज में चेंज नहीं आएगा। और अर्थ पर जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एंड हम बात करें मून पर, तो मून पे जो होती है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो होती है 1/6 होती है 1/6। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ जी एट मून इज 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। अर्थ पे जो वैल्यू ऑफ जी है उसकी 1/6 होती है 1/6। मतलब जी एम जो होता है 1/6 ऑफ जी ई होता है। ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो कितना हुआ, जो जी ई है क्या हमारा जी ई है वो 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। तो अगर हम निकालना चाहें मून पे कितना होगा, जी एम कितना होगा 16 इंटू 9.8 कितना बना देखो जरा। तो इसकी वैल्यू जो आती है, जीएम की जो वैल्यू आती है वो तकरीबन 1.67 मीटर पर स्क्वायर आती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास कई सारे फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ये वाला। तो अगर हम जी निकालना चाहें से जी निकाल सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एम करके कैसे निकाल सकते हैं, एफ अपॉन एन करके वैल्यू ऑफ जी को पिक आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट किया जा सकता है। जी इक्वल टू एफ अपॉन एन करके हम वैल्यू ऑफ जी को फाइंड आउट कर लेंगे। और कैसे निकाल सकते हो, जैसे देखो अभी इसे देखते हैं, फ्रॉम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें क्या मिला, तो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m1 m2 के, m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फोर्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के। फोर्स जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों कमेंट करके क्या बना, 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन के r², m1 m2 अपॉन r² हो गया। तो इसे क्वेश्चन लगा दिया, तो फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन हम लोग क्या, हाँ r² हो गया। फोर्स का एक फॉर्मूला ये हो गया। हम पे कन्वीनियंस के लिए जो फोर्स है उसमें ऐसे लिखते हैं, जी इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r²। स्मॉल एम जो है छोटे ऑब्जेक्ट के मास का है, एम जो है मास ऑफ अर्थ है मान लो, और आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ मान लो, या रेडियस ऑफ मास मैसिव बॉडी, जो जिसका मास बहुत ज्यादा होता है ऐसी बॉडी का। तो ऐसे नहीं लिखा, तो देखो ये फॉर्मूला 1 है, ये फॉर्मूला 2 है। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, फोर्स के फॉर्मूले। और कैसे, तो ये दोनों फोर्स के फॉर्मूले हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले को हमने क्या रखा, एक साथ रखा, एक साथ रखा, F1 इक्वल्स टू F दोनों एक साथ रखा। तो फोर्स का फॉर्मूला पहले क्या था, m इंटू जी, m ही फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, जी एम एम अपॉन r², जी एम एम अपॉन r² है। तो क्या हुआ, m से m कैंसिल हो गया, तो g कितना हुआ, g इक्वल्स टू जी एम r²। वैल्यू ऑफ जी कितना हो गया, जी एम r² के बराबर हमारी वैल्यू ऑफ जी आ गई। वैल्यू ऑफ जी बिकम इक्वल टू जी एम r²। एग्जाम तो देखो जरा इस फॉर्मूले में क्या पता चल रहा है, व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले से क्या पता चला पा रहे हैं, हमें इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि इसमें मास ऑफ द बॉडी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फॉर्मूले में मास ऑफ द बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मास ऑफ द बॉडी कट गया ना, तो कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट of mass of the body। बॉडी मास ऑफ द बॉडी से इंडिपेंडेंट होता है, उसे मास ऑफ द बॉडी से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो एक सवाल आता है ये है एक फीदर। क्या है? फीदर मतलब कि पंख, पंख। और एक ये क्या है? स्टोन। क्या है? स्टोन। दोनों को सेम हाइट से, कैसे? सेम हाइट से फॉल किया गया, सेम हाइट से फॉल किया गया। तो पहले सरफेस पे कौन टच करेगा? पहले सरफेस पे कौन टच करेगा? स्टोन। रीजन बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि स्टोन होगा, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया जो एक्सेलेरेशन बॉडी होता है बॉडी के अंदर, वो इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द बॉडी से। चाहे कोई भारी हो चाहे हल्का, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मास कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मास ऑफ द बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फीदर और स्टोन दोनों को सेम टाइम पर आना चाहिए। फीदर और स्टोन को दोनों सेम टाइम पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमने भी देखा नहीं है। और कोई हमसे कहता है, तो किसी ने हमसे बोला, तो हमने क्या किया, एक पंख लिया, एक पत्थर लिया, उसके सामने यूं नीचे गिरा के दिखा दिया, ये देखो पहले कौन आया, स्टोन या फीदर। सही बात है, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? फीदर जो है उसे और भी कई फोर्स लग रही है, क्या लग रही है? और भी कई फोर्स से एक्सपीरियंस हो रही है, जैसे कि हवा जो होती है उसे उड़ा रही है, क्या कर रही है? उड़ा रही है, फिर उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लेने को मजबूर कर रही है हवा। अगर वो हवा न हो या वैक्यूम वाली कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन में पंख और स्टोन या पंख और पत्थर या स्टोन या फीदर टच सरफेस at same time in वैक्यूम में दोनों ही एक दूसरे को सेम टाइम पे टच करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर, वो इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द बॉडी की, वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब देखो ध्यान समझ आया? इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन देख के कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन। ऑफ फ्री फॉल, और अच्छे से बोलो तो इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल क्या होती है? इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल, अभी तक हमने 3 इक्वेशन पढ़ रखी थी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रखी हैं। पहली कौन सी थी? v = u + at। सेकंड थी s = ut + 1/2 at का होल स्क्वायर। और थर्ड थी 2as =
बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। ठीक है, ये तीन इक्वेशन थी हमारी। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है, चेंज टू, जब फ्री फॉल की बनती है तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाती है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। और जब ये हमारी इक्वेशन होती है तो ये चेंज हो जाती है, चेंज टू h इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी का होल स्क्वायर, 1/2 जी टी का होल स्क्वायर। और ये वाली इक्वेशन जो होती है क्या हो जाती है, that change to 2gh v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या अंतर हुआ इनमें, यार जहां जहां हमारे इस क्वेश्चन में ए था वहां हमने जी कर दिया, जहां जहां ए था वहां हमने जी कर दिया है, और जहां पे हमारी एस थी वहां हमने एच कर दिया, और कोई अंतर नहीं मिला। जहां जहां ए थी वहां हमने जी कर दिया, और जहां जहां एस थी उसे हाइट से चेंज कर दिया, जो लीनियर एक्सेलरेशन था उसे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज कर दिया, और बाकी सब इक्वेशंस में सेम है। ठीक है, नोट डाउन।